लगता है आपको कि इस वक्त मुल्क में मौजूदा सूरत हाल और लगातार आपकी भी अभियान चल रही है और कंटिन्यू चलेगी, तो क्या कहते हैं क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ती है, महसूस होता है कि इस तरह के अभियान को चलाना पड़ेगा? मैं दया सिंह, अध्यक्ष ऑल इंडिया पीस मिशन। आपने जो ये सवाल खड़ा किया, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने सरदार मनमोहन सिंह की सरकार को देखा है। मेरा ये मानना रहा कि देश में जो सांप्रदायिकता का जहर फैल रहा है, मुस्लिम और सिख एलिनिएट हो गया, अलग थलग पड़ गया, राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं बची। तो मुद्दा क्या रह गया? हमारे सामने था कि जो भी चुनाव 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, तो वो हिंदू बनाम हिंदू हुआ। अब फिर से मुझे ये चिंता है कि 2024 भी हिंदू बनाम हिंदू के नाम पर ना चढ़ जाए, उसकी बिसात बिछ गई है। अब जो इंडिया अलायंस बना है, वहाँ भी जब नूह का हालात थे या मणिपुर के हालात थे, तो किसी में हिम्मत नहीं पड़ी कि उस पे जाकर अपनी बात ठोस तौर पर कहते। तो मेरा मतलब ये है कि चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे अपोजिशन पार्टीज़ हों, वो भी हिंदू के से वोट का अपेक्षा रखती है कि वो उनको वोट मिले, इसलिए वो बात करना नहीं चाहती। वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उसकी बात करना वो हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि सिख मुस्लिम तो वोट देगा, तो वोट अगर बीजेपी को नहीं देगा तो हमें ही देगा ना। तो ये इसलिए हमारा ये मानना था कि सिख और मुस्लिम को आपस में बैठ के सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम, इस अभियान का नाम ही हमने राजनीतिक चिंतन अभियान रखा, और जिसकी शुरुआत मैंने 12 सितंबर 2023 को गोदावरी के तट पर, जहां महाराजा रणजीत सिंह की सराय भी है, वहीं से इस अभियान की शुरुआत की। गोदावरी का कारण एक और भी था कि गुरु गोविंद सिंह की अंत्येष्टि का स्थान भी गोदावरी पर ही है। तो गोदावरी से लेकर हमने ये सतलुज तक का अभियान शुरू किया है कि इसका समापन सतलुज केसगढ़ साहब के तख्त पर होगा, और वहीं इसका समापन किया जाएगा। क्योंकि जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी का जो कर्म क्षेत्र रहा, जो उन्होंने शुरुआत की, तो वहाँ से उन्होंने जो पंचायत और खालसा की सृजना की, तो वहाँ से सृजना की। तो इसलिए हमारा ये मानना रहा कि इस अभियान की शुरुआत गोदावरी से हो, और गोदावरी से करने के बाद हमने 13 सितंबर को पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वहाँ से लोगों में ये अभियान की शुरुआत हुई। लोगों में चिंतन, आपस में बैठ और बातचीत हुई, और 15 सितंबर को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई वहाँ पूना में, और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ सवाल हमारे ऊपर खड़े हुए, क्योंकि जब कोई सिख को देखता है तो सीधा ही समझता है कि खालिस्तान पर बात की जाए। एक बात मैं और वाज़ा कर दूँ कि ट्रूडो यहाँ आए तो क्योंकि कनाडा में ये कहा जाता है कि वो खालिस्तान के पक्षी हैं, इसलिए जब ट्रूडो यहाँ उतरे तो यहाँ खालिस्तान का इशू खड़ा हो गया। हमारा ये कहना है कि सिखों ने कभी ना तो खालिस्तान मांगा, ना उनकी कोई डिमांड थी। अगर उन्होंने ज़रूरत पड़ती तो अंग्रेज़ तो उनको देना चाह रहे थे, तो सिखों ने गांधी पर विश्वास करते हुए खालिस्तान को, ना सिख राज को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो भारत का हिस्सा बने। तो हमारा ये मानना है कि ट्रूडो के नाम पर आगे करके सिखों को बदनाम करने का ये जो राज है, ये जो तरीका है, ये गलत है। मेरा ये कहना है कि आप लोग लगातार राजनीतिक अभियान, तो आपकी चिंतन अभियान के अंदर क्या क्या मुद्दे आपने रखे हैं जो बिल्कुल आपको वाज़ा करना है अलग अलग जगह जाकर? हमारा ये कहना है कि जैसे मणिपुर में हुआ, जैसे नूह में हुआ, जैसे बाकी जगह पर हुआ, तो हमारा ये कहना है कि अब 21 से लेकर 23 तक हम राजस्थान में रहेंगे, राजस्थान के लोगों से मिलेंगे, वहाँ बैठकर उन लोगों से चिंतन मनन करेंगे, और अगर कोई सेमिनार होते हैं या प्रेस वाले से बात होती है, तो हमारा ये कहना है कि ये जो सिख और मुस्लिम को एलिनिएशन किया गया, हम समझते हैं कि जब राजनीति से किसी कौम को एलिनिएट कर दिया जाए तो वो कौम कहाँ बचेगी। इसका मतलब तो आपको कौम को ख़त्म करने पर लगे हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये सोच गलत है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप एक नई पार्टी बना लीजिए, इसमें सिख और मुसलमान एक साथ आ जाएं, ऐसा नहीं? सिख और मुसलमान पार्टी बना भी लें तब भी वो सफल पार्टी नहीं होगी, बल्कि उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। सिख और मुस्लिम बटे हुए हैं, अलग अलग जगह पर हैं, इकट्ठे कहीं वोट है नहीं। हमारा ये मानना है कि हम सिख और मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहते, हम राजनीति तो देश की करना चाहते हैं। पर इस बात का हमें
शंका है। जो हिंदू बनाम हिंदू का ये जो 80-20 का इशू खड़ा कर दिया है कि 80 हिंदू हैं और उनके बीच में 40% अगर बीजेपी सोचती है कि मुझे मिल जाए तो मेरी राज बन जाएगा। और कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन है वो इसलिए डरते हैं कि अगर हिंदू वोट, ये मुसलमान और सिख तो हमें वोट डाल ही देंगे, तो क्यों ना हम वो जो 40% में से कुछ वोट हमें मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। ये सोच उनकी है। तो नतीजा ये निकलता है सिख और मुस्लिम वहीं खड़ा रहता है जहां वो 2014 में खड़ा था या 2019 में खड़ा था। तो क्या 2024 भी उसी फिरका प्रस्ती की बिसात में बिछा दी जाए, ये हमें चिंता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप चिंतन यात्रा करेंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, सिख मिलेंगे, हर तरह की कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। लेकिन लोग आपसे सवाल ये भी तो करेंगे कि 2024 का इलेक्शन, आम इलेक्शन होने वाला, तो उसमें हम किसका दामन थामें? क्योंकि हमें तो इंडिया अलायंस पे भी कुछ शक लग रहा है कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा, इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा ये कहना और शुरू से रहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार अगर सुनहरी कोई सरकार मानी जाएगी, देश में सुनहरी राजतंत्र माना जाएगा, तो वो मनमोहन सिंह सरकार मानी जाएगी। उसमें आर्थिक तंत्र भी बड़ा अच्छा था और भाईचारा भी बहुत अच्छा था। सिख और मुस्लिम भी मुख्य धारा में आ गए थे। आप देखें कि 145 जब सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय कांग्रेस के पास 145 सीट थी, और जब 2009 में मनमोहन सिंह के नाम से सीधा इलेक्शन लड़ा गया तो 2009 में उसकी सीट 206 हो गई। जबकि मोदी के 2014 में मोदी को अगर कांग्रेस के 168 मेंबर जो चिंता आज हमें लग रही है कि 2024 में हम कांग्रेस के साथ खड़े हो भी जाएं, तो कांग्रेस के जो अंदर हिंदू माइंडसेट का जो लोग बैठे हैं वो उसी तरह चले जाएं फिर बीजेपी के साथ, जैसे 2014 में गए। तो 2014 में 168 मेंबर पार्लियामेंट ये जो बीजेपी में चले गए, तो मोदी को तो उस समय भी 114 सीटें मिली थी 282 में से। अब मैं दूसरा आंकड़ा भी बता दूं कि अगर 2014 में कांग्रेस को 19% वोट मिला और बीजेपी को 31% वोट मिला, और अगर आप 2019 का ही देख लें, 2019 में भी बीजेपी आरएसएस को या बीजेपी को या मोदी जी को वोट मिला, जब हिंदू हृदय सम्राट पर इलेक्शन हुआ तो वोट मिला 37%, कांग्रेस को तब भी 19.6% वोट मिला। इसका मतलब है कि 22% अलग हो गया। अगर वो 22% कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता तो 41% वोट होता। तो मोदी जी का ये सिचुएशन है, क्योंकि साउथ में तो बीजेपी कहीं है ही नहीं। तो हमारा ये कांग्रेस को कहना है कि ये जो गलती आपने इंडिया के नाम से और अलायंस बना के की है, जिसमें केजरीवाल है, जिसमें अखिलेश है, जिसमें ममता है, जिसमें बाकी पार्टी है, जो आपके वोट को ही काट के बनी है, जो मुसलमान के वोटों को के आधार पर, उनके अपने वोट तो 10-12% ही है, वो भी तो वोट मुसलमान के वोट के आश्रय ही वो जीत कर आती हैं। उनके पास वही सीट है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अगर उसने मुसलमान और सिख को अपने साथ जैसे मनमोहन सिंह के समय लिया उस तरह लेना चाहती है, तो एक तरीका है कि उसको यूपीए का ही सिस्टम बनाना चाहिए, और जो पार्टी उसके खिलाफ है, जो उसका वोट काटती हैं या मुसलमानों के वोट को बरगलाती हैं, उसको इस बात को ख़त्म करना चाहिए, ताकि मुसलमान और सिख सीधे तौर पर कांग्रेस, ताकि उनको एहसास तो हो कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है। दूसरा सवाल ये भी है कि आजकल सनातन धर्म को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं, बहुत उरूज पर है। तमाम लोग सनातन हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। ये किस तरह आप देखते हैं? बहुत मुद्दा उठ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो सनातन वाला शगुफा है, ये सनातनिक शगुफा है। सनातन का ना तो ये अर्थ है, क्योंकि जो हिंदू के अर्थ वो कह रहे हैं, गुरु नानक ने जब हिंदू के पूछा गया कि गुरु नानक से पूछा गया कि हिंदू किसको, उन्होंने परिभाषित किया जो जातिवाद को मानता है और जो मूर्ति पूजक है वो हिंदू है। अगर इस बात को, गुरु नानक की बात को मान लिया जाए तो इस देश में 10% से ज़्यादा हिंदू है ही नहीं, अप्रकाशी है। बाकी तो दलित है या ओबीसी है, उनको तो शूद्र माना जाता था। तो इसका मतलब अगर सनातन के उस विचार को, जिस पर वो अड़े हुए हैं, जिसकी वो अफवाह फैला रहे हैं, अगर उसको मान लिया जाए तो उनकी पॉपुलेशन संख्या बल केवल 10, 12, 15% है। तो 85% तो उनके साथ है ही नहीं, जिसको वो हिंदू मान रहा है।
तो मेरा ये कहना है कि ये सनातन एक केवल शगुफा है कांग्रेस को बदनाम करने का, कि कांग्रेस उसमें कोई साफ लकीर खींच ना सके, क्योंकि वो डरती है। अब अगर ये सनातन की बात ही मान ले तो आर्य समाज के सत्यार्थ प्रकाश के 11 समूलास तो इसी सनातन सिस्टम के खिलाफ लिखे गए, तो कहाँ खड़े होंगे। अगर कबीर से ही पूछ लो तो कबीर कहता अब मन उलट सनातन हुआ, अब मेरा मन उलट सनातन हो गया। जबकि कबीर ना मूर्ति पूजक है, ना जातिवाद को मानता है, ना पाखंडवाद को मानता है, तो मानता ही नहीं है। तो फिर सनातन के क्या अर्थ हुए। हर आदमी अपने अपने अर्थ लेकर खड़े हो जाए, उनके अपने अर्थ हों, मेरे अपने अर्थ हों, गुरु नानक के अपने अर्थ हों, कबीर के अपने अर्थ हों, तो कौन से अर्थ माने जाएंगे। यही तो कारण है कि पूरे संविधान में हिंदू शब्द को परिभाषित ही नहीं किया गया। हमारा ये कहना है कि अगर आप हिंदू शब्द को परिभाषित ही कर दो, अगर आप ये समझते हैं कि 80% यहाँ का हिंदू है तो उसको परिभाषित क्यों नहीं करते। उसमें अगर धारा 25 को देखें तो 25 में वो कहते हैं सिख, जैन, बुद्ध हिंदू है, जबकि ना बुद्ध अपने आप को हिंदू मान रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मना कर दिया कि वो बुद्ध क्यों बने, क्योंकि वो हिंदू नहीं बनना चाहते थे। जैन हिंदू नहीं है, तो सिख तो पहले ही कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर हिंदू कौन रह गया। तो सवाल ये सारे शगुफे हैं जो शगुफे इन्होंने छोड़े हैं। और अंत में ये बात मैं और कर दूं, ये जो हिंदू राष्ट्र का शगुफा है ये भी एक शगुफा है। ये कहाँ से खड़ा हो जाएगा जब हिंदू शब्द अपने आप में ही परिभाषित नहीं है, तो किसको हिंदू कह रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि इन शगुफों को ख़त्म किया जाए। जो संविधान है, संविधान में इंडिया मीन्स भारत कहा है और हम सब इंडियंस हैं या भारतीय हैं। ये भारतीयता है, देश भारत है, इसमें सभी तरह की बोलियां हैं, सभी तरह की भाषाएं हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के धर्म हैं, सभी को इकट्ठे एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को खराब नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि 2024 का चुनाव जो है वो हिंदू बनाम हिंदू नहीं लड़ना चाहिए और फिरका परस्ती के आधार पर वो चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये जो राजनीतिक चिंतन अभियान है ये इस बात का सबूत है कि हम लोगों के बीच में ये जाकर कहें और वो जो संदेश दें कि ये हम मिलकर बैठें, मिलकर चिंतन करें और जो हमारी तकलीफ़ें हैं, विकास तभी होगा जो अमन होगा। अगर अमन ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। तो हमारा ये कहना है कि गुरु नानक के शब्दों में हो एकत्र मिलो मेरे भाई, और मिलकर बैठे और अपनी दुविधाओं को दूर करें। हम इस बात को लेकर पूरे देश में देशवासियों के सामने जा रहे हैं कि आपका फ़र्ज़ बनता है इस देश को बचा लो। ये देश कहीं फिरका परस्ती के उसमें फंस गया, जो ये आंधी आ रही है इसमें फंस गया तो क्या हालात बनेंगे देश के, ये चिंता का। आपकी जो राजनीति चिंतन अभियान है इसके अंदर कोई अगर राजनीतिक पार्टी ऐड होना चाहती है, आपके अभियान के साथ चलना चाहती है, तो क्या आप उसको शामिल करेंगे? नहीं, ऑल इंडिया पीस मिशन एक मिशन है, ये कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं। हम ना किसी दल के साथ हैं ना किसी दल के विरोध। लेकिन आपने जो अपने अभियान का राजनीति लिखा है इसमें राजनीति अभियान लिखा है नहीं, राजनीति अभियान, राजनीति तो हमारी सबकी राजनीति, हर इंडिविजुअल की राजनीति है। राजनीति के बिना ना कौमें खड़ी हो सकती हैं, ना समाज खड़े हो सकते हैं, ना कोई और खड़ा हो सकता है। राजनीति तो आधार है, राजनीति हो, समाज का अध्ययन हो, सारी चीज़ें ये तो ज़रूरी हैं, ये तो पिलर्स हैं। राजनीति भी एक समाज के डेवलपमेंट के लिए पिलर है। तो हम उस पिलर को जब उसी से हमें एलिनिएट कर दिया गया, पूरे देश में से ही अलग थलग कर दिया गया, चाहे वो सिख हो चाहे मुस्लिम हो, अब ईसाई मणिपुर में ईसाई टारगेट हो गए, तो हमारा ये मानना है कि ये रास्ता गलत है। ये फिरका परस्ती का आधार कभी नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये राजतंत्र के आधार पर अभी जो ये जो सिंगौल वाला जो इन्होंने वो लेकर आए दंड, उसका क्या कहना है। वो तो राजशाही थी, अब राजशाही को स्थापित लोकसभा में करना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये रास्ता गलत है, ना तो इस देश के लिए उचित है, ना कभी ये देश के लिए उचित रहा है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसकी बात गुरु गोविंद सिंह ने, हमने यात्रा गोदावरी से और सतलुज तक क्यों करी। हमने कहा कि गुरु गोविंद सिंह तक तो व्यक्ति गुरु रहा, पर गुरु गोविंद सिंह ने पंचायत को गुरु बना दिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। तो हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र बने, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बने और ये सबल इंस्टीट्यूशन बने। इसलिए हमने गोदावरी से लेकर सतलुज तक की बात की।